मेरे बच्चों, आज विज्ञान कथा सत्र में प्रस्तुत है टीवी वेंकटेश्वरन की कहानी गैलीलियो की दूरबीन। कोई 400 साल पहले की बात है। सन 1610 में एक छोटी सी किताब छपी थी। 100 पन्ने भी ना होंगे उसमें, लेकिन खगोल शास्त्र की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। इतनी खलबली मची कि इसके लेखक को जिंदगी भर के लिए अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। यह किताब थी गैलीलियो गैलीली की साइट्रियस नंसियस। इसमें उन सब चीज़ों का जिक्र था जो गैलीलियो ने आकाश में अपने दूरबीन से देखी थी। दूरबीन, टेलीस्कोप। गैलीलियो ने ऐसा क्या देखा, कहा, और उसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली, यह जानने से पहले दूरबीन के बनने को देखते हैं। दूरबीन कैसे बनी? कहते हैं कि हॉलैंड के एक चश्मा साज थे, चश्मा बनाने वाले हैंस लिपे रहे। एक रोज़ उनके आसपास खेलते बच्चों ने खेल खेल में एक लेंस पर दूसरा लेंस रखा और उससे देखने लगे। ऐसा करने से दूर की चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आने लगी थी। लिपे रहे ने भी यह देखा, इस पर विचार किया और एक अनगढ़ सी दूरबीन बना दी। कहते हैं कि इसी समय उनके एक पड़ोसी ने भी दावा किया था कि पहली दूरबीन उन्होंने बनाई थी। वे भी चश्मा साज ही थे। खैर, असलियत जो भी हो, पर इस तरह पहली दूरबीन तो बन ही गई थी। दूरबीन को लोगों ने हाथों हाथ लिया। क्या वैज्ञानिक और क्या आम आदमी। एक दूरबीन पाना सभी की पहली चाहत बन गई। कुछ लोगों ने इससे आकाश का अवलोकन भी किया। ऐसे ही एक अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे, थॉमस हैरियट। उन्होंने नीदरलैंड से खरीदी एक दूरबीन से कई अवलोकन किए। उन्होंने दूरबीन से देखे चांद की तस्वीरें बनाई और सूरज के धब्बों को भी देखा 1610 में। वैसे तो गैलीलियो ने भी ऐसे ही अवलोकन किए थे, लेकिन हैरियट और उनके काम में एक बड़ा अंतर है। गैलीलियो की रुचि केवल इसमें नहीं थी कि एक दूरबीन खरीदी और उसमें अवलोकन कर लिया। वे जानना चाहते थे कि दूरबीन काम कैसे करती है। जल्दी ही उन्होंने जान लिया कि चीज़ कितनी बड़ी दिखेगी, यह आँख के पास वाले लेंस अवतल और दूर वाले लेंस उत्तल के पावर के अनुपात पर निर्भर करेगा। यानी बड़ा दिखने के लिए दूर वाले लेंस का पावर कम होना और आँख के पास वाले लेंस का पावर ज़्यादा होना जरूरी है। उस वक्त चश्मा बनाने वाले आमतौर पर कुछ एक पावर के लेंस ही बनाते थे। इससे दो लेंसों के पावर का अनुपात उतना नहीं हो पाता था जिससे दूर की चीज़ बहुत बड़ी देखी जा सके। गैलीलियो ने पाया कि मौजूदा लेंसों से तो किसी चीज़ को 3 गुना तक ही बड़ा करके देखा जा सकता था। तो गैलीलियो ने खुद लेंस बनाए। इनसे वे 9 गुना तक बड़ा देख पाए। इसमें और सुधार करके वे चीज़ों को 20 गुना तक बड़ा करके देख पाए। उन्होंने आकाशीय पिंडों के अवलोकन में इसी दूरबीन का इस्तेमाल किया। चांद और दूसरे आकाशीय पिंडों का देखने के लिए रात के आकाश में चांद से आकर्षक और क्या होगा। 1609 में दिसंबर के आसपास गैलीलियो ने कई रातों तक लगातार चांद को देखा। उन्होंने पाया कि चांद गोल तो है, पर उसकी सतह बहुत उबड़ खाबड़ है। पृथ्वी की तरह ही चांद की सतह पर भी कहीं पर्वत मालाएं हैं तो कहीं गहरी घाटियां। एक अनगढ़ दूरबीन तक से चांद की सतह के गड्ढे देखे जा सकते थे। ये गड्ढे शायद किसी उपग्रह या उल्का के टकराने से बने होंगे।
चांद के गड्ढों का अवलोकन तो ध्यान देने लायक है ही, वो तरीका भी उल्लेखनीय है जिससे गैलीलियो अंदाज लगा पाए कि चांद की सतह पर पर्वत मालाएं हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि सुबह सूरज की किरणें पहले बादलों को चमकाती हैं, फिर जमीन तक पहुंचती हैं। इसी तरह पर्वतों की चोटियों तक पहुंचने के बाद वे काफ़ी बाद ही सूरज की रोशनी घाटियों की गहराई तक पहुंचती है। गैलीलियो ने चांद का वह हिस्सा ध्यान से देखा जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी। उन्होंने पाया कि वहां कुछ जगहों पर तो रोशनी पहले पहुंच जाती है और उसके काफ़ी बाद सतह तक पहुंचती है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये पर्वतों की चोटियां होंगी। उनकी परछाई की लंबाई से उन्होंने उन चोटियों की ऊंचाई तक की गणना कर ली। इससे साफ था कि चांद जैसे आकाशीय पिंड काफी हद तक हमारी पृथ्वी जैसे ही हैं। गैलीलियो ने कई ग्रहों का भी अवलोकन किया। जैसे अपनी दूरबीन से उन्होंने बृहस्पति ग्रह के पास 3 छोटे पिंड देखे। दूरबीन के बगैर इन्हें देखा नहीं जा सकता था। लगातार कई रातों तक इस ग्रह का अवलोकन करने के बाद उन्होंने पाया कि असल में इन पिंडों की संख्या 3 नहीं बल्कि 4 है, और यह कि हर रात इनकी जगह बदलती रहती है। कभी ये पिंड ग्रह के पीछे छिप जाते हैं और कभी सामने आ जाते हैं। जनवरी 1614 में उन्होंने एकदम सही अंदाज लगाया कि ये तारे दरअसल बृहस्पति के चांद हैं और इसके इर्द गिर्द उसी तरह घूमते हैं जैसे हमारा चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है। गैलीलियो ने फिर अपना ध्यान उन पर लगाया जिनकी रात के आकाश में भरमार है, यानी तारे, पर वे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए। गैलीलियो का कहना था कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के कारण तारे प्रकाश का बिंदु स्रोत लगते हैं। फिर उन्होंने अपनी दूरबीन का रुख आकाशगंगा की तरफ किया। वहां उन्हें हजारों हजार ऐसे तारे दिखे जिन्हें अब तक देखा नहीं गया था। इससे साफ था कि ब्रह्मांड उतना ही नहीं है जितना आंखों से नजर आता है। गैलीलियो और उनकी दूरबीन यहीं नहीं रुके। उन्होंने शनि के इर्द गिर्द एक संरचना देखी। बाद के सालों में उन्हें शनि के छल्ले कहा गया। महीनों तक उन्होंने शुक्र ग्रह का अवलोकन किया और पाया कि यह ग्रह भी उसी तरह घटता बढ़ता दिखता है जैसे हमारा चांद हमें दिखता है। आज हमें यह लग सकता है कि इतनी ज़बरदस्त खोजों के कारण लोगों को गैलीलियो को हाथों हाथ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यह तब की बात है जब माना जाता था कि आकाशीय पिंडों और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर है। आकाश बदलता नहीं है, वो दोष रहित और पूर्ण है, जबकि पृथ्वी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी की सूरत को बदलने वाली कई चीज़ें हैं, बारिश, हवाएं, कटाव आदि, लेकिन आकाश में मुश्किल से ही कुछ बदलता है। हर रोज सूरज उगता है, हर महीने चांद उगता है, घटता बढ़ता है, गुम हो जाता है, फिर दिखता है, बढ़ता है। साल दर साल महसूस होता है कि जैसे सूरज पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, लेकिन तारे अपनी जगह पर स्थिर लगते हैं। उस वक्त माना जाता था कि आकाश और पृथ्वी के नियम अलग अलग हैं और एक दूसरे पर लागू नहीं हो सकते हैं। अरस्तू के बताए आकाश और पृथ्वी के ये फर्क 2000 सालों तक चले। ऐसे में जब गैलीलियो ने कहा कि चांद की सतह में भी पृथ्वी की सतह जैसे ही खोट हैं, सूरज में धब्बे हैं, यानी उसमें भी खोट हैं, कभी कभार दिख जाने वाले धूमकेतु भी आकाशीय पिंड हैं और उनका दिखना ना दिखना भी किसी नियम से बंधा है, तो यह एक गहरा धक्का था। वही सारी चीज़ें जो आकाश को धरती से अलग और उत्तम बनाए हुए थी, उन्हीं पर सवाल किए गए थे। बृहस्पति के चांद की खोज ने भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि वहाँ 4 ऐसी आकाशीय चीज़ों के होने की बात की गई थी जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं था। इससे यह भी पता चला कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के भी इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, जबकि
अभी तक तो यही माना जाता था कि खगोलीय पिंड केवल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी वे नियम जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वही आकाश पर भी लागू होते हैं, यानी यह एक ही संसार है, एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा। सूरज पर धब्बों की बात से तो गैलीलियो को दोहरा नुकसान हुआ। एक तो उन्हें देखने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, और दूसरे सूरज में भी खोट दिखाने की बात से तो जैसे आसमान ही सिर के बल आ गिरा था। एक प्रसंग है, गैलीलियो हाजिर हो। अवलोकनों की मदद से गैलीलियो ने वैज्ञानिक गणनाएं की और हमारे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी सही अनुमान लगाए, लेकिन उसकी घोर निंदा हुई। यूरोप के कट्टरपंथियों ने गैलीलियो के अवलोकनों को अपने द्वारा गड़ी आकाश की छवि पर हमला माना। उनका मानना था कि दूरबीन से देखे गए शनि के छल्ले और बृहस्पति के चांद दरअसल शैतान का किया धरा काम है। हम लोग ईश्वर के कामकाज में अड़ंगा न डालें, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। चर्च के लोग तो गैलीलियो के इस कदर खफा थे कि उन्होंने दूरबीन को देखने तक से इनकार कर दिया। धार्मिक अदालत ने उन्हें दोषी पाया और उन पर जोर डाला गया कि वे अपने वैज्ञानिक विचारों को त्याग दें, और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया। गैलीलियो की दूरबीन में और सुधार कर केपलर और न्यूटन ने नई और ज़्यादा विकसित दूरबीनें बनाई। इनसे अंतरिक्ष के अन्य कई पिंडों को और ज़्यादा बारीकी से देख पाए। इससे न केवल हम सूरज की परिक्रमा करते ग्रहों के बारे में अधिक जानकारियां जुटा पाए, बल्कि विभिन्न तारों की परिक्रमा करते 2200 से ज़्यादा ग्रहों को भी ढूंढ पाए। आज अंतरिक्ष का सबसे दूर स्थित पिंड, जिसे हम हबल दूरबीन से देख पाए हैं, हमसे 1300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यानी इतनी दूर कि वहाँ से प्रकाश को हम तक पहुँचने में 1300 करोड़ वर्ष लगते हैं। गैलीलियो से हम बहुत आगे आ गए हैं, पर कोई भी लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही तो शुरू होती है। गैलीलियो ने 400 साल पहले वह पहला कदम रखा था, एक दृढ़ कदम, सही दिशा में रखा कदम।